नमस्कार दोस्तों। अतुल महर्षि स्कॉलरशिप 2026 के लिए मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट 100 जीके क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है। और ये हमारा जो है पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 ना देखे हो तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा। और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो पूरे एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। और ये सिर्फ मात्र 59 रुपये की मेंबरशिप में आपको कंप्लीट प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है। तो अपने प्लीज अपने दोस्तों को, भाई बहनों को प्लीज बता दीजिए कि मात्र 59 रुपये में सारा सिलेबस करवाया जा रहा है। जी के क्वेश्चन करवाया जाएगा। अभी हम इसके आगे बताएंगे। ठीक है। क्या मात्र 59 रुपये में कंप्लीट जी के टॉप क्वेश्चन, हिस्ट्री के टॉप जी के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन, इंग्लिश, डाउट क्लास, कमेंट, आंसर, पीवाई की बेस्ड प्रिपरेशन। ठीक है। और एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। और लिमिटेड स्टूडेंट के लिए ये बैच एक्सेस है। एक बर्गर का प्राइस होता है 50 से 60 रुपये। उसी प्रकार मात्र 59 रुपये में आपका सिलेबस करवाया जा रहा है, जो आपका एग्जाम जल्दी होने वाला है अतुल महर्षि स्कॉलरशिप का। इस वीडियो को आप चाहे 2026 में देखो चाहे 27 में देखो, बहुत ही रामबाण वीडियो है। ठीक है। और हमने पिछले साल बनाया था वीडियो, उसमें से लगभग प्रीवियस ईयर के 40 प्लस क्वेश्चन यहीं से आए हैं। ठीक है। पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, लगभग में 40 प्लस क्वेश्चन यहीं से आए हैं। तो अगर आप टाइम बेकार करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप चाहते हैं कि 59 रुपये में आपको 30 से 40 हजार स्कॉलरशिप मिले, तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कर दो, भाई बहनों को शेयर कर दो, और आप भी अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है। अगर आप मात्र 59 रुपये अगर आप पे किए हैं तो इसका आप फायदा उठाइए। ठीक है। सारा सिलेबस में करवाऊंगा, आप अच्छे से करिए। ठीक है। चलिए। और दोस्तों, आपको ये बताना है कि आपको किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आपका डाउट क्या है। हमसे बात करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और आपका कमेंट, आप कमेंट करना, आपका कमेंट पिन भी होगा और तुरंत रिप्लाई भी होगा आपका कमेंट। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। अभी अभी हम टॉप जी के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी लगभग में 10 से 15 वीडियो तक जी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो आएगा। और हर एक वीडियो में 100 इम्पोर्टेंट जी के एमसीक्यू रहेगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैं अगला टॉपिक लाऊंगा, जैसे हिस्ट्री हो गया। ठीक है। पीवाई की बेस्ड क्वेश्चन हो गया, मॉडल पेपर हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग हो गया। इसके बाद मैं करवाऊंगा। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कब हुई थी? 1885 में हुई थी। इसका जो सिंबल है आप लोग देख लीजिए। ठीक है। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है ये वो ह्यूम किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये वो ह्यूम ने की थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? ठीक है। तो पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वो इटली में हुई। कहाँ हुई? किस देश में हुई? इटली में हुई। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, मोनालिसा चित्र किसने बनाया? तो मोनालिसा चित्र जो है वो लियोनार्डो दा विंची किसने बनवाया? लियोनार्डो दा विंची ने जो है वो मोनालिसा चित्र बनवाया था। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को एक दो बार दोबारा देख लीजिएगा, एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा। 101% आपको याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है। फिर है, आधुनिक मुद्रण कला। क्या दोस्तों? आधुनिक मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया? तो आधुनिक मुद्रण कला का आविष्कार जो है वो गुटेनबर्ग किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। फिर है, प्रोस्टेट आंदोलन किसने शुरू किया? तो प्रोस्टेट आंदोलन जो है मार्टिन लूथर किसने किया? मार्टिन लूथर ने प्रोस्टेट आंदोलन शुरू किया। और इस वीडियो में आपसे दो चार क्वेश्चन में आपसे कमेंट करने के बोलूंगा, तो प्लीज आप लोग कमेंट करना। क्या दोस्तों? आप लोग कमेंट करना उसका आंसर क्या होगा। नहीं जानते हैं तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। वैज्ञानिक क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो वैज्ञानिक क्रांति का जनक किसे कहते हैं बताइए? कॉपरनिकस को हम वैज्ञानिक क्रांति का जनक बोलते हैं। और इमेज देख लीजिए साथ में है।
औद्योगिक क्रांति, क्या औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहाँ हुई? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में, कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। और इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट है। और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट में हमारे 11 खिलाड़ी, कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में, क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। और अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 का मतलब क्या होता है? कमेंट में बताइए आप लोग। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23 और 24 में मिलता है। किस अनुच्छेद में दोस्तों? शोषण के विरुद्ध 23 और 24 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, अनटचेबिलिटी, ठीक है, आर्टिकल 17, ठीक है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अस्पृश्यता का जो उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है, आर्टिकल 17, ठीक है, अनुच्छेद 17 में है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको हल्के मत लीजिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आप लोग इमेज देख लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत से कंपटीशन में पूछा भी गया है। आरआरबी 2003 में पूछा गया है, एसएससी 2001 में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है, सीडीएस 2011 में पूछा गया है, ठीक है। और आप लोग पूछोगे सर इतनी बड़ी कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी है, ठीक है, उसका जो क्वेश्चन है आप इसमें इंक्लूड कर दियो। दोस्तों यही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, 101% यहीं से मिलेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ेगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 25 से 28 में आपको मिलती है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, तो जो सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 और 24 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में आपको मिलेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमाइंड्स, ठीक है, क्या लिखा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमाइंड्स। भारत में हरित क्रांति के जनक, तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक है किसे कहते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। कौन दोस्तों? ऑप्शन होगा हमारा एम.एस. स्वामीनाथन। और इमेज भी लगा हुआ देख लीजिए। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत माना होता है सफेद, सफेद क्या होता है? मिल्क होता है, दूध होता है। तो इस पर क्या याद कर लीजिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। किससे है? दूध या दुग्ध उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन हमारे हैं श्वेत क्रांति के जनक। ये हमारे एसएससी 2021, 22, सीडीएस 2021 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जितने भी क्वेश्चन मैं लाता हूँ दोस्तों सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपने 59 रुपये अगर आपने पे किया है तो इसका आप अच्छे से आनंद लीजिए, ठीक है। मैंने कम से कम प्राइस रखा है मात्र 59 रुपया, ठीक है, ताकि इसकी वैल्यू भी पता चले। कोई भी चीज़ फ्री में आपको मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। अगर आप 62 रुपये से इसको परचेज किए हो, बाई किए हो, खरीदे हो, तो इसका वैल्यू जरूर आप रखिए, ठीक है। फिर है भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो भारत में जो सबसे अधिक रोजगार है वो कृषि विभाग में मिलता है। किस विभाग में? कृषि विभाग में। आप लोग देख लीजिए जो यहाँ इंसान काम कर रहे हैं वो कृषि ही कर रहे हैं। तो भारत में सबसे अधिक रोजगार वो किस क्षेत्र में मिलता है? तो कृषि में मिलता है। फिर सेवा क्षेत्र का जीडीपी का सबसे अधिक योगदान कब से हुआ है? तो 1991 के बाद। कब? 1991 के बाद जो है वो सेवा क्षेत्र का जीडीपी सबसे अधिक योगदान हुआ है। वो आप लोग देख लीजिए ये, ठीक है, इमेज बना हुआ है अच्छे से। फिर ये नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई? तो जो नई आर्थिक नीति है किस वर्ष लागू की गई बताइए? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1991। न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी 1991 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो दिहांग, क्या? दिहांग के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना है।
इस नदी से दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र से। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ क्या कर दें, वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दें और अपना राय दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, आप किस क्लास में हो और आपका नाम क्या है, ये दोस्तों आपको प्लीज़ बताना है। मुझसे बातें करनी हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने भाई बहनों को, बेस्ट फ्रेंड को, क्लोज फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो मौसिन राम में होती है, वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में जो सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मौसिन राम में होती है। ठीक है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो जो थार मरुस्थल है किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। कहाँ है दोस्तों? जयपुर है। और राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो हमारा घूमर है। क्या है? घूमर है। अगर आप इसका ट्रिक याद करना चाहते हैं तो आप ट्रिक याद कर लीजिए, राजा तुम घूमो। क्या दोस्तों? राजा, राजा तुम घूमो। राजा से हो जाएगा राजस्थान और घूमो से हमारा हो जाएगा घूमर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर करके ये एग्जाम में आ जाता है कि राजस्थान का लोक नृत्य क्या है। तो राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो हमारा घूमर है। पंजाब का लोक नृत्य क्या है? तो पंजाब का भांगड़ा है। ओके, चलिए। भारत में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय है। क्या है? हिमालय है। भारत की ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय। इन्हें देख लीजिएगा आप लोग। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है वो हमारा सहारा है। क्या है? सहारा। फिर है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो हमारा ग्रीनलैंड है। क्या है? ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। दोस्तों, इस वीडियो को चाहे आप 2026 में देखो, चाहे आप 2027 में देखो, चाहे 28 में देखो, चाहे 29 में देखो, सभी आसन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये पूछा जाता है, हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हर साल पूछा ही जाता है। इसमें कोई बदलाव नहीं होता। बदलाव किस में होता है? बदलाव सिर्फ रीजनिंग में होता है। मतलब रीजनिंग में नहीं, करंट अफेयर्स में होता है। रीजनिंग भी वही आता है। ठीक है, तो अगर हमारा जीके का कंप्लीट होता है क्वेश्चन 10 से 15 वीडियो में, तो उसके बाद मैं लाऊंगा हिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है, उस हिस्ट्री के भी क्वेश्चन लगभग में 10 के आसपास आएगा, 10 वीडियो के आसपास, और हर एक वीडियो में 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये मान लीजिए कि आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा। मतलब मात्र 61 रुपये में आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना, भाई बहनों को, क्लोज फ्रेंड को बताना कि मात्र 59 रुपये में सिलेबस करवाया जा रहा है। ठीक है, और मैं जल्द ही लाइव आने वाला हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर आपको अगर मेरा कंटेंट अगर पसंद नहीं आ रहा है तो योर चॉइस, बट मैं प्रयास करता हूँ आपको बेहतरीन कंटेंट देने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। क्या है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताइए। ठीक है, हालांकि इसका ये नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया में आगे बताऊंगा क्या क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया का। एंड इसके लिए आई एम सॉरी। जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो हमारा ग्रीनलैंड है। मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं, इसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, इंसान गलती से इंसान से ही गलती होती है। जापान को कितने प्रमुख द्वीपों का देश कहा जाता है? तो चार। क्या? चार। द फोर मैन आइसलैंड ऑफ जापान। फिर भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? बताइए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा ऑस्ट्रेलिया करेक्ट हो जाएगा। फिर कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वो 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। क्या? 3 महाद्वीपों से। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों वीडियो जो है वो 30 मिनट प्लस, मतलब 30 मिनट के आसपास बन सकती है, तो बने रहेगा लास्ट वीडियो तक। ठीक है, इस वीडियो में आपको मैं इम्पोर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा ऐसे कि आपका जो अतुल महेश्वरी एग्जाम है,
क्या दोस्तों, जो आपका अतुल महेश्वरी एग्जाम है, ठीक है, अतुल महेश्वरी एग्जाम, उस एग्जाम को आप अच्छे से पास कर सको। मैं इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको क्या ट्रिक लगाना है, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है अतुल महेश्वरी का, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए और आपका नाम आ जाए और आप 30 से 40 हज़ार रुपये अरेंज कर सको, मतलब पा सको आप स्कॉलरशिप। कितना दोस्तों, 30 से 50 हज़ार तक मिलेगा आपको। कितना मिलेगा, 30 से 50 हज़ार तक मिलेगा आपको स्कॉलरशिप। तो ये जो है 9th और 10th के लिए है, ठीक है, 9th और 10th। हालांकि इसको 11th और 12th भी देख सकते हैं, लेकिन मैं 11th और 12th के लिए मैं अलग बैच लाऊंगा, ठीक है, 11th और 12th के लिए मैं अलग बैच लाऊंगा। और एक बुक आई है 9th और 10th के लिए अतुल महेश्वरी एग्जाम का, तो अगर आप उसका पीडीएफ चाहते हैं, क्या दोस्तों, अगर आप उसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप कमेंट करना, मैं आपको टेलीग्राम या व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम कहीं पे भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। उसका, लेकिन उसका भी पे आपको पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे। उसका आपको पे करना पड़ेगा मात्र 40 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। आपको अगर फ्री पीडीएफ चाहिए एकदम हाई क्वालिटी में तो, ठीक है। अगर आप बुक को परचेज करोगे तो बुक बहुत महंगी आएगी, ठीक है। तो आप अगर सारे बुक का पीडीएफ, ऑल बुक्स, ठीक है, जो 9th 10th होता है, 9th 10th का अगर बुक का पीडीएफ चाहते हैं तो आप बताना, मात्र 40 रुपये में मैं आपका बुक का सारा प्रोवाइड कर दूंगा। 9th और 10th का जो बुक का अतुल महेश्वरी बुक होता है, ठीक है, उसी बुक से मैं अधिकतर क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड करूंगा। और कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करूंगा, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके एग्जाम में आने के 100% चांस है। तो प्लीज हल्के में मत लीजिएगा, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मकर रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है, बताइए। तो हमारा यूरोप करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरोप। फिर है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान लगभग कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जो दाब का एसआई मात्रक होता है वो हमारा पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। और जो काजू का मतलब कार का मात्रक क्या होता है, कार का मात्रक होता है हमारा जूल। क्या होता है, जूल। इसका आप ट्रिक याद करना चाहते हैं तो आप याद कर लीजिए, काजू, कार से हमारा कार, जूल से हमारा जूल, कार का मात्रक जूल। दाब का सूत्र क्या होता है, तो दाब का जो सूत्र है वो बल, बल भागे कितना क्या होता है, बल भागे क्षेत्रफल, यानी बल अपान क्षेत्रफल। ध्रुव में दाब किस पर निर्भर करता है, तो जो ध्रुव में दाब होता है वो गहराई पर निर्भर करता है। किस में निर्भर करता है, गहराई पर, फ्लूइड वॉल्यूम। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो उछाल बल पर संबंधित, किस संबंधित है, उछाल बल पर संबंधित है। घर्षण बल का कार्य क्या होता है, तो घर्षण बल का जो कार्य होता है क्या होता है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घर्षण बल का काल जो होता है वो गति कम करना और गति को रोकना। ऑप्शन हमारा बी और सी हो जाएगा हमारा। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं, 7 कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 होते हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, तो आवर्त सारणी में कुल कितने ग्रुप होते हैं, बताइए। तो आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं, तो 18 होते हैं। कितने होते हैं, 18 होते हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं, सेम क्वेश्चन है। क्षार धातु के समूह में आती हैं, तो क्षार धातु जो होती हैं वो समूह 1 में आती है। कितने आती है, समूह 1 में आती हैं। अगला क्वेश्चन है, और आपको बताना है कमेंट करके कि आपको 100 में से कितने क्वेश्चन पहले से पता था, ठीक है। और मेरे क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करिए कि आपको कितना क्वेश्चन आता है। हेलोजन किस समूह में होते हैं, तो हेलोजन जो होते हैं किस समूह में होते हैं, बताइए। 17, क्या 17, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा 17, ठीक है। चलिए, निष्क्रिय गैस किस समूह में आती हैं, बताइए। तो जो निष्क्रिय गैसें किस समूह में आती हैं, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा 18। निष्क्रिय गैसें होती हैं वो समूह 18 में आती हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है वो हमारा होता है, क्या होता है, बताइए। फ्लोरीन हमारा करेक्ट हो जाए, क्या हो जाएगा, फ्लोरीन।
प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो जब दोस्तों पौधे होते हैं, जब पौधे सूर्य की उपस्थिति में, जब पौधे अपना खाना बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में, तो उस समय जो है वो ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। और जो पेड़ पौधे होते हैं उनको आवश्यकता क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। और इंसानों को क्या आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन की। तो जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसमें जो है वो ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑक्सीजन गैस निकलती है, क्या निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। और जब पेड़ पौधे खाना बनाते हैं तो क्या जरूरत होती है? वाटर की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, प्रकाश की उपस्थिति होती है, जिस प्रकार ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? वो टू यू कैन से ऑक्सीजन। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो आपने देखा होगा जो पेड़ पौधा होता है, बहुत से पेड़ों का जो पत्ती होता है वो हरा होता है। तो क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो हरा रंग कैसे होता है? क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल का रंग होता है तो हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। काफी इम्पोर्टेंट है। श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो श्वसन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ऊर्जा प्राप्त करना। क्या होता है श्वसन का मुख्य उद्देश्य? ऊर्जा प्राप्त करना। मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग क्या होता है? तो मानव शरीर में श्वसन का जो मुख्य अंग है वो हमारा फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा है। और ये फेफड़े का इमेज देख लीजिएगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो रक्त का लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन HB से लिखते हैं, हीमोग्लोबिन। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? मान लीजिए मानव हृदय है, इसमें दोस्तों 4 कक्ष होते हैं। 1 2 3 4। कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। और मानव का हृदय जो है वो 72, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ROM का पूरा नाम क्या है? तो ROM का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। क्या? रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रोम एक प्रकार की अस्थायी है। क्या है? ऑप्शन सी अस्थायी है। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो अस्थायी है। कंप्यूटर को निर्देश देने की भाषा क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को निर्देश देने की भाषा उसको हम मशीन भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशीन भाषा बोलते हैं। उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? सी भाषा। क्या है? सी भाषा है। सी भाषा के जनक कौन है? तो सी भाषा के जनक हमारा डेनिस। कौन है? डेनिस रिची। कौन है? डेनिस रिची है। चलिए अगले देखते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? तो क्रिकेट विश्व कप की जो शुरुआत है वो 1975 में हुई थी। क्रिकेट में अंपायरों की संख्या कितनी होती है? तो क्रिकेट में अंपायरों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। पहला क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? तो पहला क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज ने जीता। किसने जीता? वेस्ट इंडीज ने जीता था। और दूसरा आपको बताना है, हॉकी का मैदान किस प्रकार का होता है? तो हॉकी का मैदान जो होता है वो सिंथेटिक। कैसे होता है? सिंथेटिक होता है। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो भारत ने पहला विश्व कप जो है क्रिकेट विश्व कप 1983 में जीता था। और उस समय जो था वो क्या है, कप्तान कौन थे आपको बताना है। हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी के एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। जो भारत का क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है? हॉकी। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के जो रचयिता हैं वो हमारे वेद व्यास हैं। क्या है? वेद व्यास है। और रामायण के कौन है? तो रामायण के रचयिता हमारे हैं वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि हैं। ठीक है, वाल्मीकि। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हमारे चाणक्य हैं, जिसको हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं। मेघदूत के रचयिता कौन है? तो जो मेघदूत के रचयिता है वो हमारे बाण भट्ट हैं। क्या है? बाण भट्ट है मेघदूत के रचयिता। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। हर्षचरित के लेखक, तो हर्षचरित के जो लेखक हमारे हैं कौन है? अश्वघोष। कौन है हर्षचरित के लेखक? अश्वघोष। बुद्धचरित के लेखक कौन है? तो बुद्धचरित के लेखक कौन है बताइए। इसमें देख लीजिएगा आप, मेघदूत के रचयिता कौन है? हमने क्या बताया है पता नहीं, लेकिन इसमें क्या होगा,
मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास। कौन है? कालिदास। और हर्षचंद्र के लेखक कौन है? तो हर्षचंद्र के लेखक हमारे बाणभट्ट है। क्या है? बाणभट्ट है, ऑप्शन बी। और बुद्धचरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्धचरित्र के लेखक हमारे हैं अश्वघोष। कौन है दोस्तों? अश्वघोष है हमारे। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हमारे खेल से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार का पूरा नाम क्या है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों आपको कमेंट करना है कि इस प्रकार भी अब मैं आपको वीडियो का जो कंटेंट है इस प्रकार भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आपको बताना है कि आपको बेहतर कौन सा है, आपको इमेज वाला चाहिए कि विदाउट इमेज वाला, क्योंकि बेहतरीन सब है। ठीक है, मैं आपको ऐसे कंटेंट प्रदान करूंगा, प्रोवाइड करूंगा कि आपको सारे कंटेंट आपको अच्छे ही लगेंगे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, चलिए बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बताइए। तो जो बिहू है, क्या दोस्तों बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये असम राज्य का प्रमुख त्योहार है बिहू। अगर आप मैं ट्रिक बताऊं तो आप याद कर लीजिएगा, असम की बहू। क्या दोस्तों? असम की बहू। असम से हमारा असम हो जाएगा, बहू से हमारा बिहू हो जाएगा। तो असम राज्य की जो प्रमुख त्योहार है हमारा बिहू है। आप याद कर लीजिएगा, असम की बहू, असम से बिहू। ओके, चलिए फिर राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय एकता दिवस हम 31 अक्टूबर को मनाते हैं। किसके लिए हम मनाते हैं आपको बताना है कमेंट करके। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाते हैं। 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं। अब आपको कमेंट करना है कि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाते हैं या राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय महिला दिवस हम 13 फरवरी को मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, क्या राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। अगर हम विश्व की बात करें, विश्व महिला दिवस, तो 8 मार्च। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मैंने अभी आपको बताया। गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। क्या? गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। इनकी एक रचना आके लक्ष्मण की रचना, विश्वेश्वरम की एक रचना आपको बताना है कमेंट करके। नहीं जानते हैं तो बताना, कमेंट में आपका आंसर जरूर मिलेगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को मनाते हैं गांधी जयंती। 26 जुलाई को मिलाते हैं कारगिल विजय दिवस। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस। गांधी, जो महात्मा गांधी थे, वो अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे? तो 21 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 21 वर्ष तक महात्मा गांधी अफ्रीका में रहे। सौरमंडल में जो सबसे गर्म ग्रह है, तो सौरमंडल में सबसे जो गर्म ग्रह है वो हमारा शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा बोलते हैं। शुक्र ग्रह को हम सांझ का तारा बोलते हैं। शुक्र को हम पृथ्वी की बहन बोलते हैं। शुक्र ग्रह को हम चमकीला ग्रह बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को, भोर का तारा शुक्र ग्रह को, सांझ का तारा शुक्र ग्रह को, चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को, और मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी को हम नीला ग्रह बोलते हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और सम्राट वंश, जो सम्राट अशोक थे, वो किस वंश के थे? तो सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश के थे। और इन्होंने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। चाणक्य का दूसरा नाम हमारा कौटिल्य भी है। और अर्थशास्त्र किसने लिखा बताइए। कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, गीतांजलि संग्रह के लेखक हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। कौन था? बाबर था। शाहजहां ने जो है दिल्ली में स्थित लाल किला, आगरा में स्थित ताजमहल, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था।
ठीक है। और शाहजहां के बारे में एक लाइन बहुत प्रसिद्ध है, कहा जाता है कि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि मोहब्बत ना होती तो गजलें कौन लिखता। क्या दोस्तों? मोहब्बत ना होती तो गजलें कौन लिखता, कीचड़ के फूल को कमल कौन लिखता। ठीक है, मोहब्बत न होती तो गजलें कौन लिखता, कीचड़ के फूल को कमल कौन लिखता, प्यार मोहब्बत तो कुदरत का करिश्मा है, वरना लाश के घर को ताजमहल कौन लिखता। तो आपको कमेंट करना कि ये लाइन कैसा लगा। ठीक है। और तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, मैंने अभी आपको बताया। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेगम हजरत महल। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो हमारी भोपाल है। क्या है? भोपाल है। फिर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम 5 सितंबर को मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को मनाते हैं। किसान दिवस हम 23 दिसंबर को मनाते हैं। ये सब पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। और पानी का पीएच मान 7 होता है। आराम हराम है, आराम हराम है किसने कहा था, तो आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी का नारा बताना है कमेंट करके, लाला लाजपत को बताना है, सरदार पटेल को बताना है। कमेंट करिए जल्दी। करो या मरो, तो करो या मरो का नारा किसने दिया, तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। सुभाष चंद्र बोस का नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया। जवाहरलाल नेहरू को मैंने अभी आपको बताया। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कितने थे? 24वें तीर्थंकर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। और राजस्थान की जो राजधानी है वो हमारी जयपुर है। क्या है? जयपुर। और प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर, मैंने बताया है कि इसका ट्रिक कैसा है। और गुजरात का हमारा हो जाएगा गरबा लोक नृत्य। क्या हो जाएगा? गरबा। गुजर गई गरीबी, गुजर से गुजरात, गरीबी से गरबा, याद कर लीजिएगा इस प्रकार। विटामिन सी की मात्रा किसमें अधिक होती है, तो खट्टे पदार्थों में इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। खट्टा पदार्थ हमारा आंवला है, तो हमारा आंवला करेक्ट हो जाएगा। लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है, तो लंबाई की एसआई इकाई हमारी मीटर होती है। क्या होती है? मीटर होती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल का नारा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल जी का है। भांगड़ा, तो आप याद कर लीजिएगा, पंजे में भांग डालो। क्या? पंजे में भांग डालो। पंजे से हमारा पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंजे से हमारा पंजाब हो जाएगा। और भांग से हमारा भांगड़ा हो जाएगा। पंजे में भांग डालो, पंजे से पंजाब, भांग से भांगड़ा। तो भांगड़ा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो पंजाब का है। असम का बिहू है। गुजरात का गरबा है। महाराष्ट्र का बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है विश्व में, तो विश्व महिला दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बोलो। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम 8 मार्च को मनाते हैं। 15 अगस्त को हम स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, कमेंट करिए। विश्व योग दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व योग दिवस हम 21 जून को मनाते हैं। विश्व योग दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय खेल दिवस हम 29 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के उपलक्ष्य में मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है और इसमें होते हैं 11 खिलाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है वो हमारा रूस है, जिसको हम अगर इंग्लिश में बताएं तो इसको हम रसिया पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? रसिया। RUSSY रसिया पढ़ते हैं। ठीक है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में विश्व का सबसे बड़ा देश जो है जनसंख्या के हिसाब से तो हमारा भारत आ जाएगा। पहले नंबर पे चीन था, लेकिन अब पहले नंबर पे हमारा भारत हो गया है। जो भारत की मुद्रा हमारा रुपया है। और किसके ये किसने चलाया? शेरशाह सूरी ने रुपया चलवाया था। मानव रक्त में क्या पाई जाती है, तो मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लोहा, जिसका सिंबल होता है Fe होता है। कैल्शियम 20 पे होता है, इसका Ca होता है। मैग्नीशियम 12 पे होता है, जिसका Mg होता है। और पोटेशियम 19 पे होता है। किस पे होता है? 19। पोटेशियम को हम के से लिखते हैं। ये सब पॉइंट आप लोग याद करके रखिएगा। सम्राट अशोक के वंश के थे, तो सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश के थे। और सांची का स्तूप किसने बनवाया?
मैंने अभी आपको बताया अशोक, महान सम्राट अशोक। तो इस वीडियो में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन के बारे में बात किया है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और ये हमारा पार्ट 2 था। अभी मैं लाऊंगा पार्ट 3, पार्ट 4, हालांकि पार्ट 10 या पार्ट 11 तक आएगा जीके मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन के, ठीक है। इसके बाद मैं अलग टॉपिक स्टार्ट करूंगा। अगर आपने 59 रुपये पे करके इस बैच को खरीदा है, तो 59 रुपये आपका गवारा नहीं होगा, मतलब बेकार नहीं जाएगा, ये हमारी बात है। तो इस बैच में आपको इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करते रहूंगा। बस आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। रोज सुबह 6 बजे और रोज शाम, मतलब सुबह और शाम को 2 वीडियो अपलोड होती रहती है। तो आप लोग प्लीज अच्छे से देखिएगा आके हमारे चैनल पे। हर वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। और अगर आप अगले क्लास में जाएं तो अपने भाई बहनों को, दोस्तों को बता दीजिए कि कम प्राइज में, कम रुपए में अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। तो अपने भाई बहनों को बता दीजिएगा इस चैनल के बारे में। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अपना ख्याल रखिएगा।